Jai Hind aspirants, welcome to SSB Crack Exams channel and here we are with answer keys for you. So आप सब CDS का एग्जाम दे के आए होंगे एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम आया होगा एंड बहुत अच्छे से आपने उसे सॉल्व भी किया होगा एंड यस वी होप फॉर योर द बेस्ट रिजल्ट्स। तो आज का पूरे वीडियो लेक्चर में यस विल बी गोइंग टू सॉल्व जितना भी क्वेश्चंस हमारा जीके सेक्शन से रहा है। देन सिमिलरली विल बी गेटिंग फॉर ऑल द सेक्शंस जनरल साइंस प्लस मैथ्स इंग्लिश, आपको हर एक का डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने को जरूर मिलेगा। करेक्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग वी ऑल नो कि ये रहता है हमारा पेपर का पैटर्न। ठीक है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। करेक्ट। एंड 2 घंटे का पेपर होता है। पर्टिकुलरली अगर बात करें जीके की, सो वी डू हैव द 120 क्वेश्चंस। डन। एंड मार्किंग की बात करें तो 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, करेक्ट आंसर पे 0.83 मार्क्स आपको मिलते हैं एंड इफ यू डू द रॉन्ग तो नेगेटिव मार्किंग है 0.27 मार्क्स की। करेक्ट। सो ऑन द एनालिसिस अगर देखें जाए तो हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हमें मिला। हिस्ट्री में वी डू हैव द अराउंड 19 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो आपको मिले हैं 21 क्वेश्चंस। सिमिलरली फिर द पॉलिटी, तो पॉलिटी में हमें थोड़ा क्वेश्चंस कम देखने को मिले, ओनली 8 क्वेश्चंस। डन। देन करंट अफेयर एंड डिफेंस करंट अफेयर्स अगर हम दोनों को मिलाए, चाहे उसमें मिशंस की बात है, एग्रीमेंट्स की बात है, सो इन टोटल वी गॉट द 29 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स 14 क्वेश्चंस जो हमें लास्ट अब जो एनडीए 1 सीडीएस 1 हुआ था उससे हमें थोड़ा इंक्रीज देखने में मिला है क्वेश्चंस में। और बायो में हमें देखने को मिले हैं 10 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चंस, फिजिक्स 9 क्वेश्चंस। तो पर्टिकुलरली अगर बात करें जनरल साइंस की तो एक इक्वल सा प्रोपोर्शन हमें देखने को जरूर मिला है। बट वही अगर बात करें नॉर्मल सब्जेक्ट्स की तो यस ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया है पूरे के पूरे पेपर को। तो चलिए जानेंगे, अगर आप लोगों ने हमारी क्लासेस लगाई हैं पर्टिकुलरली जो भी हमने सॉल्व किया था, चाहे करंट अफेयर्स, डिफेंस करंट अफेयर्स, सो आप ये करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाते। डन। Similarly, history, geography, polity. So you all have learned with us. मैराथन क्लासेस थी, लाइव क्लासेस थी, प्लस जो एनरोल्ड है हमारे साथ बच्चे, सो मोस्ट प्रोबेबली फॉर एवरीवन इज डन विद देयर सिलेबस। तो यस काफी अच्छा आपका एग्जाम हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर क्वेश्चन एनालिसिस। तो यस द फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द ओजोन होल और पूछा यह गया था कि ओजोन होल, पहली बात तो पता होना चाहिए कि इसका जो लोकेशन है, लोकेशन कहाँ पे है, प्लस उसका कॉज क्या है। डन। सो दोनों चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सो यस ओजोन होल जो है दैट इज ऑन द एंटार्क्टिक और आर्कटिक, दो में कंफ्यूज किया गया है। एंड कॉज बताया गया है सीएफसी या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका जो आंसर था दैट वाज Antarctic caused mainly by the CFC gases. Correct? So yes, the answer was A. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द मिशन शक्ति और मिशन शक्ति ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना था उसके अंदर कि दिस इज फॉर व्हाट, जो डीआरडीओ का मिशन है, पर्टिकुलरली एक इनिशिएटिव भी है हमारा, तो उसके अंदर आपको बताना था जो डीआरडीओ वाला है उसका हमें क्या देखने को मिला। सो लॉन्च ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट्स बोला था यूजिंग सिंगल रॉकेट एंड लॉन्च ऑफ हैवी सैटेलाइट्स था। देन वी डू ऑल्सो हैव द हाई पावर रॉकेट्स इन लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स, रॉकेट 2। तो बेसिकली अगर आप पूरे पेपर में देखेंगे तो मिशंस, स्कीम्स पर्टिकुलरली काफी ज्यादा हमें पूछी गई हैं। तो चलिए अगर इसके आंसर की अगर आप बात करेंगे, सो यस आंसर वाज व्हाट, दैट इज द डी। जो मिशन शक्ति है डीआरडीओ का, दैट इज रिलेटेड टू रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एंड ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। करेक्ट। सो यस दिस वाज द आंसर। सो आंसर इज व्हाट, दैट इज डी। नाउ आदित्य एल 1 मिशन। ठीक है, मैं आपको करंट अफेयर्स में बहुत बार बोलती थी कि मिशंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का टाइप बदल दिया गया था। तो यस इन सन अर्थ सिस्टम, सन, अर्थ एंड L4 पॉइंट जो कि लेग्रांज पॉइंट है, जो बेसिकली आदित्य L1 को टारगेट करता है, तो वो बेसिकली तीनों जो हैं कौन सी शेप बनाते हैं। डन। सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन, स्केलेन ट्रायंगल। डन। तो ये था क्वेश्चन एंड इसका आंसर वाज क्वाइट क्लियर, दैट इज द बी, बिकॉज जब आदित्य L1 मिशन आया था उस पर्टिकुलर टाइम पे ये काफी ज्यादा डिस्कस भी किया गया था डन अबाउट द शेप एंड ऑल। सो आंसर इज व्हाट, दैट इज ये तीनों जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द, अगर आपको एक इंस्टीट्यूशन दिया है एंड उसकी साथ में आपको बताना है कि लोकेटेड कहाँ पे। सो ऑप्शंस में देखिए, इट इज द नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। देन इट इज द एलबीएस, नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। प्लेसेस दिए हैं मसूरी, शिमला, मुंबई एंड पाला समुद्रम।
सो दिस वाज क्वाइट इजी, बट हाँ एक चीज बहुत देखी गई इस पेपर में, अगर आपको एक दो भी ऑप्शंस पता है तो बाय द एलिमिनेशन मेथड काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन यू सी द बी, एलबीएस लबासना जो हम देखते हैं नेशनल अकेडमी, दैट इज इन द मसूरी. तो बी के साथ 1 इज कंफर्म, तो वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है एंड यू गेट द आंसर आइदर बी और सी. डन. तो चलिए, और अगर आप बी और सी को देखेंगे तो देखो आपको पता लग जाएगा कि बी के साथ 1 कंफर्म है, सी के साथ 2 कंफर्म है. सी, बिकॉज वी डू हैव द सेम ऑप्शंस. करेक्ट. सो इसका जो आंसर है दैट इज द सी. करेक्ट. सो यस, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, इट इज लोकेटेड इन वेयर, दैट इज इन पालासमुद्रम. एंड बाकी आप सबने देख लिया. ना दिस वाज अ क्वेश्चन जो ऐसे लग रहा था कि प्रिंट बटिया, जिसने किसी ने अगर डिटेल में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो उसे जरूर इसके बारे में आइडिया होता. सो उन्होंने लिखा था कि द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड द फ्लैग कोड इंडिया. डन. सो दिस वाज एक्चुअल द राइट स्टेटमेंट. ठीक है, अगर आप देखेंगे सो देयर इज अ हाइफन स्पेस एंड यस 2002 में जब नया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया था, सो यस इट हैज सुपरसीडेड द फ्लैग कोड इंडिया. The state emblem of India is an adaptation of the lion capital of Ashoka at Sarnath. Yes, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही. So yes, दोनों ही ये स्टेटमेंट्स थी, बिल्कुल सही थी. सेकंड वाज क्वाइट ऑब्वियस, आपको पता ही थी, बट फर्स्ट में थोड़ा सा डाउट था, बट यस फॉर श्योर आप लोगों ने सही किया होगा ये क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट वाज रिलेटेड टू द नेशनल मिशन ऑन द सस्टेनेबल हैबिटेट. और आपको बताना था, देखिए जब भी हम लोग करंट अफेयर्स में भी स्कीम्स या मिशंस पढ़ते थे, आई ऑलवेज टेल यू कि मेन जो उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आप एटलीस्ट उस पे जरूर फोकस करें, बिकॉज वही सबसे ज्यादा जरूरी है. या उनकी बेसिक थीम्स क्या है उस पर आप फोकस कीजिए. देखिए यहीं पे क्वेश्चन आ गया है, एंड ऐसे क्वेश्चन एक नहीं काफी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि इसका पार्ट है या नहीं है. इस तरह के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस भी करेंगे. सो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट तो पूछा गया था, इनमें से कौन सा जो थीमेटिक एरिया इसके अंडर नहीं है? एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी. सो द पॉइंट वाज, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो सिर्फ एक ही टर्म है जो उसके अंदर पार्ट नहीं था, बाकी एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, एंड इसीलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? डी. बाकी ए बी सी, इवन द ग्रीन कवर और बायोडाइवर्सिटी भी पार्ट है, बस जो रूरल प्लानिंग लिखा हुआ था दैट वाज नॉट द पार्ट. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज करेक्ट? करेक्ट, सिर्फ आपको करेक्ट बतानी थी. एंड अगर आप पहला ही स्टेटमेंट पढ़ते, बिकॉज आपको पता है आइदर द स्कीम इज अ स्पॉन्सर्ड स्कीम और द सेंट्रल सेक्टर स्कीम. करेक्ट. सो नाउ यू हैव टू टेल अस. तो इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए थे एंड आपको बताना था विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो यस, द आंसर वाज it is a centrally sponsored scheme, it was not a centrally sector scheme. करेक्ट. तो बस इतना सा ही अगर आपको आइडिया तो अगर आप बाकी नहीं भी थे, बिकॉज करेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट पूछता तो फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन था. डन. बाकी लॉन्च था, इट वाज इन द 2023. ठीक है, 2023 के बजट में इसको बात की गई थी इसके बारे में. डन. चलिए जी, which one of the following UN organization has not been awarded the Nobel Prize? अब ये एक क्वेश्चन था, बिकॉज नोबेल प्राइजेस पे हम हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन जरूर आएगा, बट दिस वाज इन द चेंज ऑफ द पैटर्न समवॉट, बिकॉज नॉर्मली करंट पे या सब्जेक्ट वाइज पूछते हैं, बट इस बार ऑर्गेनाइजेशन बेस पे पूछा गया था. सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आईएलओ, यूनेस्को, यूएनएचसीआर, किसको आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है? तो वो जो इंस्टीट्यूट है यूएन का, दैट वाज द यूनेस्को. यूनेस्को नेवर गॉट दिस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज. अदर डब्ल्यूएफपी, आईएलओ, यूएनएचसीआर, इन सबको क्या मिला है? नोबेल प्राइज पहले जरूर मिल चुका है. करेक्ट. Which of the following areas has been exempted from the purview of the Citizenship Amendment Act 2019? अब देखिए सिटीजनशिप एक्ट है, आपको पता है बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ है, काफी सारी चीजें हुई है, गवर्नमेंट का भी कुछ, गवर्नमेंट के अपने प्रोविजंस थे लेकिन जनता का कुछ कहना था, तो काफी सारी चीजें इसके अंदर, बट फाइनली पास हो चुका है. और इसके अंदर आपको बताना था कि ऐसा कौन सा एरिया है जो इसके अंदर एग्जेम्प्टेड है. सो इट्स लद्दाख, JNK, 6 शेड्यूल एरियाज या 5th शेड्यूल एरियाज. सो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज जब भी आपने CAA पढ़ा तो दूसरी या तीसरी लाइन में हम यही पढ़ते हैं कि इसमें एग्जेम्प्टेड कहां पे है. सो यस, इट वाज सी, 6th शेड्यूल एरियाज जितने भी हैं उनके लिए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वहां को एग्जेम्प्ट किया गया है. सो यस, इट वाज जस्ट अ डिटेल रीडिंग अगर आपने पढ़ा होता, बिकॉज हर जगह कहीं भी आपने किसी भी सोर्स से पढ़ा होता, चाहे न्यूज अपडेट से, तो यस, सेकंड थर्ड लाइन वाज दिस, इट इज नॉट अप्लाई टू द 6 शेड्यूल एरियाज. डन. नाउ दिस वाज द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. एक स्टेटमेंट दी गई थी और आपको बताना था कि ये जो स्टेटमेंट है किसने कही है. सो स्टेटमेंट वाज व्हाट? A just society is that society in which ascending sense of reverence
and descending sense of contempt is dissolved into the creation of a compassionate society. ऑप्शंस में दिए गए थे विनोबा भावे, बी आर अम्बेडकर जी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, and this was the very famous statement which is said by the B.R. Ambedkar. Correct? So the answer is what? That is the B. Correct? चलिए जी, अब यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स दिए गए थे जो कि साइन हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. ताशकंद डिक्लेरेशन था, इंडस वाटर ट्रीटी था, देन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट ईच अदर्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे था और न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर था. एंड इनको अरेंज करना था बिटवीन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ठीक है जी, प्रॉपर की कौन सा पहले कौन सा बाद में. सो यस, अगर किसी को पर्टिकुलर, बिकॉज ये सारे आपने जो एग्रीमेंट से सुने तो जरूर होंगे, बट नाउ इट वाज ऑल अबाउट कि आपको ईयर याद है या नहीं है. So on that note, yes, the answer was C. सबसे पहले it was the 2 Indus Water Treaty. Then we do have the Tashkent Declaration. Then it is the nuclear installations and facilities, and the last one was related to the accidents related to the nuclear weapons. So answer क्या बन जाएगा इसका? That is the answer C. Correct? चलिए. Which of the following statement with regarding to the Shanghai Cooperation Organization? एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर ऑब्जर्वर स्टेटस है या नहीं, और टोटल मेंबर स्टेट्स कितने हैं. डन. सो ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि रशियन और चाइनीज है, तो यस, दिस वाज द करेक्ट. ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है एससीओ की, दैट वाज द रशियन एंड द चाइनीज. नेक्स्ट वाज द एससीओ एंजॉयज ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएनजे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एससीओ कंसिस्ट ऑफ 13 मेंबर स्टेट्स. यस, 9 हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 4 वी डू हैव द ऑब्जर्वर स्टेटस. तो 9 + 4 इज इक्वल टू 13. सो यस, द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आंसर हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज द बी आंसर. ठीक है जी, चलिए. नाउ नेक्स्ट इज द एफएटीएफ. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे. सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, तो बोला गया था कि दिस इज अ विंग अंडर द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो. ईडी का ये कोई डिवीजन है, या ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, या यूएन एंटी करप्शन एजेंसी है. सो यस, द आंसर इज व्हाट? दैट इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग. ये तो आप एक सेकंड में आंख बंद करके भी आंसर दे सकते थे, बिकॉज बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी रहते हैं. दिस वाज समथिंग वेरी क्वाइट ऑब्वियस. करेक्ट. सो आंसर इज व्हाट? दैट इज सी. ठीक है जी, चलिए. नाउ दिस इज द वन इनिशिएटिव जिसका नाम था भारत पर्व, और इसमें पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कब कब जो है ऑर्गेनाइज किया है. ऑप्शंस में दिया गया था रिपब्लिक डे 2024, नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 और केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024. सो द आंसर इज फॉर ये तीनों ही केस में से ऑर्गेनाइज किया गया था. भारत पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल ऑफ दीज 3 केसेस. सो इसीलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज द डी आंसर. ठीक है जी. Which one of the following organization challenged the constitutionality of the section 377 of the Indian Penal Code in the Supreme Court of India, and this was a very highlighted case, and इसलिए I don't think so इसका आंसर आपको गलत होना चाहिए था. अगर आप वैसे भी पढ़ेंगे तो नाज फाउंडेशन था, बचपन बचाओ था, संभव फाउंडेशन था, एक्शन एड इंडिया था. सो यस, द आंसर इज द नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट. एंड इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये जो फाउंडेशन है काफी ज्यादा हाईलाइट भी हुई थी, काफी ज्यादा इसको डिस्कस भी किया गया था. बट यस, आंसर इज व्हाट? दैट इज द ए. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट तक कौन गया था? दैट इज द नाज फाउंडेशन. नाउ दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द आर्टिकल 371 क्लॉज जी पे. ठीक है जी. सो 371 जी इज रिलेटेड टू पर्टिकुलरली मिजोरम. ठीक है जी. तो मिजोरम के लिए कुछ पर्टिकुलर उसके अंदर पॉइंट्स हैं. ठीक है, कि अगर पार्लियामेंट का कोई भी लॉ है तो उसमें एग्जेम्पशंस क्या हैं. सो आपको यही बताना था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट कवर्ड अंडर दिस आर्टिकल. डन. सो डायरेक्ट क्वेश्चन था. इसी तरह से लास्ट जो हमारा एनडीए बना हुआ था उसमें नागालैंड के रिलेटेड पूछा गया था. देन एनडीसीडीएस 1 जब हुआ था तो उसमें नागालैंड के रिलेटेड पूछा गया था. नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस, दे हैव आस्क्ड अबाउट द मिजोरम. तो देखिए, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ द मिजोस, बिल्कुल इसके बारे में बात की गई है. मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, बिल्कुल ये भी इंक्लूडेड है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द मिजो कस्टमरी, यस, दिस आल्सो हैज बीन इंक्लूडेड. ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे गलत हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो टर्म मेंशन्ड है दैट इज द ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड. ठीक है जी, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. डन. सो आंसर इज व्हाट? दैट इज द डी. सो दैट इज, अगर आपने डिटेल में, आई थिंक ये मैंने पॉलिटी की क्लासेस, जब भी आपकी लाइव क्लासेस है, मैंने बहुत बार बोला है कि एटलीस्ट ये जो लास्ट वाले आर्टिकल्स है उनको काफी अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़िएगा, एक एक फैक्टर का ध्यान रखिएगा, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा. एंड जिन्होंने पढ़ा होगा ऑफकोर्स वो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, बिकॉज देयर वाज जस्ट अ खेल ऑफ वन नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज की जगह लैंड.
कॉमन सेंस भी अगर आप लगाते तो पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कोर्स किसी स्टेट का ओनरशिप और ट्रांसफर का आप स्टेट को नहीं दे सकते, नहीं फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम भी नहीं कर पाएगी, पॉइंट। सो इसलिए यस, इट वाज द लैंड ओनली। Now next is related to the act of the government, that is the Information Technology Act 2000 के बारे में लिखा गया है। एंड क्वेश्चन में क्या है कि एक्ट जो है प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लीगली वैलिड, और जैसे कि हैंड रिटन सिग्नेचर है उसी की तरह। एंड द नेक्स्ट इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ऊपर लॉज बनाने के लिए। सो देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बिकॉज ये कुछ हमें सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, एंड वी फुलफिल दैट यस, दो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और हैंड रिटन सिग्नेचर दोनों ही इक्वली वैलिड है। But in the second, it is not the state government. Only the state government has the power to make rules regarding to the what that is the electronic signatures. And yes, that's why the answer is what, that is the one only. ठीक है जी, तो answer is A. The Research, Design and Standards Organization is the R&D wing of which one of the following organizations? ठीक है जी, so बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसरो का है, इंडियन रेलवेज का है, डीआरडीओ का है। स्टेटमेंट पढ़ के लगता है कि यस इसरो डीआरडीओ का किसी का होगा, बट अगर आपने कभी सुना पढ़ा होगा तो यस आंसर इज इंडियन रेलवेज। ठीक है जी, सो आंसर इज सी। सो दिस इज द पर्टिकुलर विंग ऑफ द इंडियन रेलवेज। मैच करना है आपको 13, 14, 15, 6 तीन लोकसभा लिखी गई हैं, डन। एंड आपको बताना है कौन से उसमें उनके स्पीकर्स थे, डन जी। तो देखिए मीरा कुमार किसकी थी, सोमनाथ चटर्जी किसके थे, सुमित्रा महाजन कब थी, मनोहर गजानन जोशी कब थे। सो आंसर इज ए। ठीक है जी, तो आप ध्यान रखिएगा कि यू हैव जस्ट हैव टू मैच। ठीक है, तो काफी इजी बोल सकते हैं, अगर आपको प्रॉपरली अगर वैसे भी याद होता कौन पहले कौन बाद में तो आप अलाइन कर सकते थे, बट अदरवाइज यस थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस इसका आंसर था। सो आंसर इज व्हाट, दैट इज द ए। चलिए जी, वेदांता फिलोसफी के ऊपर क्वेश्चन था। शंकरा वाज द फाउंडर ऑफ अद्वैता वेदांता। द फिलोसफी ऑफ द्वैता वाज इलैबोरेटेड बाय माधवा। सो देखिए अद्वैता द्वैता दोनों फिलोसफीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है स्टेटमेंट पे, तो दोनों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। बट यस आंसर इज करेक्ट, दोनों ही से। अद्वैता इज बाय द शंकराचार्य एंड द दैट द्वैता फिलोसफी इज बाय द माधवा। डन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको हिस्ट्री में बोला था कि टर्म बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड ये भी और आगे भी आपको क्वेश्चंस देखेंगे, विल डिस्कस दैट कि टर्म के बेसिस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऋग्वेदा के अंदर बोला है कि सिरिल्स को क्या कहा जाता था, गोधुमा एंड व्रीहि, यवा एंड धन्या, टीला एंड खाला, प्रियानु एंड शामका। सो द आंसर इज द ए। ठीक है, तो सिरिल्स के लिए जो टर्म यूज की जाती थी दैट इज द गोधुमा एंड द व्रीहि। ठीक है जी, सो आंसर इज व्हाट, दैट इज द ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू शिवाजी। तो द स्कीम ऑफ अष्टा प्रधान, that is the 8 ministers, was completed and announced at the time of Shivaji's coronation with regulations and duties properly defined. और नेक्स्ट था कि शिवाजी इंट्रोड्यूस्ड मराठी इन द प्लेस ऑफ अ पर्शियन एंड क्वाइंड संस्कृत टेक्निकल टर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। सो ये शिवाजी के रिलेटेड ये क्वेश्चन था, एंड द आंसर इज व्हाट, दैट इज द ए। वन ओनली इज द राइट आंसर। तो अष्टप्रधाना के रिलेटेड जो इन्होंने लिखा है, यस दैट इज द करेक्ट, बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। Again, the term-based question in the decoration of stupas, what does the term Kenjalakini refers to? So, creepers showing ornaments and textiles, scarves and saris, mango-shaped pendants, a garland of 1,000 lotus flowers. So, answer क्या है? Kenjalakini is what? That is a garland of 1,000 lotus flowers. तो इसी के साथ आपका आंसर क्या बन जाएगा? That is the D answer. ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लाइन कैपिटल सारनाथ के रिलेटेड है। द शाफ्ट स्तंभा यष्टि और द टॉल टेम्परिंग कॉलम, डन। एन elliptical top part, the nilix is devoid of any carvings, overflowing inverted petals below the abacus. So the point is इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट है रिलेटेड टू दिस लाइन कैपिटल एट सारनाथ। सो आंसर क्या बन जाएगा इसका, दैट इज द डी। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स अब बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं, कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं लिखी गई है। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स लीडिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस। लखनऊ पैक्ट दिया है, रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया, क्रिप्स मिशन, नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे। तो इन्हें यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल मतलब अर्लीस्ट टू लेटेस्ट आपको अरेंज करना था। सो यस, इसी क्वेश्चंस को मैं आपको कहती थी कि इवेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब डेट बेस्ड क्वेश्चन जिनका आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलरली ईयर्स। ठीक है जी,
सो यस आंसर इज सी, इट वाज पहले से ही अलाइनमेंट में दिए गए थे। सबसे पहले लखनऊ पैक्ट आता है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी वापस इंडिया आएंगे, क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में, और देन वी डू हैव द नेवल म्यूटिनी इन द बॉम्बे। सो आंसर इज व्हाट, दैट इज सी 1 2 3 4, करेक्ट। Who among the following were famous for their metal casting skills and used to cast excellent matchlocks during the medieval period? और ऑप्शंस में दिया गया था मराठास, राजपूत, अहोम्स या गॉन्स। सो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज द अहोम्स। सो यस अहोम्स वर नोन फॉर देयर मेटल कास्टिंग, एंड यस जो मैचलॉक्स लिखा गया था, यस दैट वाज वेरी फेमस थिंग इज डन बाय them. That's answer is what, that is the matchlocks, correct. दंतारिया was a garment worn by people during the Mauryan period. अब देखिए फिर से टर्म बेस्ड क्वेश्चन, तो इन्होंने पूछा है कि अंतारिया जो है एक गारमेंट है, बट बेसिकली अब आपको बताना था कि वो है क्या। Unstitched length of cloth draped around the body, swing garment consisting of a sleeved tunic, a head covering using exclusive by women, made of strips sewn together, tied at the waist with the cord. So antariya is basically a unstitched length of cloth draped around the body, mainly जो वोन था वो किससे किया जाता है, मैन जो है यूज करते थे अराउंड द लेग्स दे और द थाइज, ठीक है, उसके अराउंड वो उसको पहनते थे। सो अंतरिया, यस इट इज अनस्टिच्ड लेंथ ऑफ अ क्लोथ, मसलिन का होता था, कॉटन का होता था, देन सो यस दैट इज द टर्म फॉर दैट, डन। चलिए जी अगेन टर्म बेस्ड, तो देखिए 4 टर्म्स दी थी, दैट इज समारति, देन द्वारिका, अक्षपताला एंड वी डू हैव द समन धत्री, ठीक है जी। अगर आप एक वर्ड देखते हैं सेकंड द्वारिका, सो आपने एक वर्ड सुना है द्वार, द्वारपाल हम बोलते हैं या द्वार, है ना, तो द्वार इज समथिंग, हिंदी में किसको कहते हैं, डोर को। सो चीफ ऑफ आर्मी, अगर आप सेकंड भी अगर आप इसमें से एलिमिनेट कर देते तो ए और डी आपका कंफर्म एलिमिनेट था। सो आपको सिर्फ बी और सी में से निकालना था, बट अदरवाइज द आंसर इज व्हाट, दैट इज द 1 3 4। सो इट समात्री जो है दैट इज द चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, द्वारिका इट्स नॉट द चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, वो डोर की प्रोटेक्टर है, एंड अक्षपताला रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर, और समनिधात्री इज द ट्रेजरर, करेक्ट जी। तो आंसर क्या बन जाएगा, बी, दैट इज द 1 3 एंड 4। Which kingdom was described by Governor General Lord Dalhousie as a cherry that will drop into our mouth one day? So see again this is a statement based question, ठीक है जी, बट इसमें किसको रेफर किया जाता है, दैट इज द अवध। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो ये लाइन बोली थी दैट इज फॉर द अवध। सो आंसर इज व्हाट, दैट इज बी, करेक्ट। Consider the following statements with reference to the census in India. तो first all India census was in 1872 और from 1881 the decennial census became a regular feature. तो yes ये दोनों ही बिल्कुल स्टेटमेंट सही हैं। पहली बार जो सेंसस कंडक्ट किया गया था दैट वाज इन द ईयर 1872 और जो रेगुलर फीचर बना था सेंसस का कि हर 10 साल में सेंसस लिया जाएगा दैट वाज इन द ईयर 1881. सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज सी, बोथ 1 and 2 आर द राइट स्टेटमेंट्स। Which of the following statement is are correct? तो इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन इन 1931 the British government refused to accept the basic nationalist demand for the freedom. India was granted a dominion status in 1932. Viceroy Lord Wellington adopted a policy of reconciliation with the Congress. The civil disobedience movement was started with the breaking of salt laws. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दिस वाज अगेन रिलेटेड टू व्हाट, अगर आपको इवेंट के बारे में पता है और उसकी डिटेल के बारे में पता है, बिकॉज देखिए दिस इज समथिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। तो देखिए पहली चीज तो है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में थी, बिल्कुल सही है, ठीक है जी, एंड उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था एक्सेप्ट करने से डिमांड्स को, तो यस दिस इज द करेक्ट। डोमिनियन स्टेटस 1932, सबसे पहले इसको बाहर निकालना चाहिए था आपको, तो ए निकल गया, डन, डी निकल गया। नाउ वी नो कि फर्स्ट इज द राइट, तो आंसर ऑटोमेटिकली कौन सा बन जाता है, दैट इज द सी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा अगर आप एलिमिनेट भी अच्छे से कर लें तो काफी क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल नो डोमिनियन स्टेटस हमें 1932 में नहीं मिला था, डन। सो आंसर इज व्हाट, दैट इज सी। ना नेक्स्ट इज द कुछ पेयर से गजपति, अश्वपति, नरापति, और इन्होंने बोला गया था कि किसे क्या कहा जाता है। तो देखिए गजपति नेम ऑफ अ पावरफुल डायनेस्टी इन उड़ीसा, अश्वपति डेक्कन सुल्तान्स, नरापति रायाज ऑफ विजयनगरा। सो इसमें चेंज क्या गया था, देखिए फर्स्ट तो सही है, गजपति तो बिल्कुल सही था, बट अश्वपति और नरापति जो है उनको भी बिल्कुल पहले ही रखा था कि चेंज कर, बट नहीं, आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑल ऑफ देम आर सही।
सो नरापति क्या है, जो विजयनगरा के जितने रूलर्स थे उनको बोला जाता था, या तो रयास के नाम से जाना जाता था या उन्हें नरापति कहा जाता था। एंड सिमिलरली डेक्कन सुल्तान्स को वी कॉट एज द अश्वपति। गजा, वी नो गज किसे बोलते हैं हम, हाथी को। अश्वा, अश्वा इज रिलेटेड टू द घोड़ा, ठीक है जी। So yes, these are the reasons. तो इनको yes, these were the C 1 2 3 all are the correct statements. Now the next is ग्लेशियर्स दिए गए थे और आपको बताना था कि कौन सा जो ग्लेशियर है इस पर्टिकुलर लोकेशन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। The first was the Siachen, then we do have the Chungpat, then we do have the Zemu, and then we have the Gastroom. Done. तो यहाँ पे दिए गए थे, इनमें से जो सही है that is only 1 and 2, ठीक है जी। Siachen, yes, it is in the Nubra Valley. Changpur is in the Kumaon Garhwal region. Zemu और Gastroom ये थोड़ा गलत है। Done. So answer is what? That is the 1 and 2 only. ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? That is the B. Consider the following statements regarding the rivers of India. Rivers के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, and it's not about the Indian rivers only, it's all about the world में जो rivers है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो द बराक रिवर के ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन है, तो बराक रिवर के ऊपर क्वेश्चन बोला गया था और उसके साथ एक और रिवर को लिंक करके कि बराक रिवर और साथ ही में हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना दोनों मेघालय से राइज करती हैं। सेकंड बोला गया था कि जो घाघर रिवर है वो किसी सी में ना मिलते हुए राजस्थान में ही पूरी की पूरी ड्रेन हो जाती है। एंड द थर्ड वाज कि पुथिमारी एंड जो मानस है वो दोनों ही ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक ही क्वेश्चन में 3 रिवर्स की नॉलेज होना आपके लिए अति आवश्यक था, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते। एंड आंसर इज डी, पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज नॉट मेघालय, इट इज मणिपुर हिल्स। डन। बाकी सेकंड एंड द थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पुथिमारी और मानस ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है और गागर रिवर जो है वो थार डेजर्ट के अंदर ही ड्रेन हो जाती है और वहीं गुम भी हो जाती है। Now next is related to the ports. So Singapore functions both as a port of call and as entreport. Karwar is a India an example of a naval port, and Dover in England is an example of an outport. तो इसका जो आंसर बनेगा that is the D, 1 and 2 only. ठीक है, जो डोवर वाला पॉइंट है that is a wrong. ठीक है, बाकी A जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है both are the correct statements. Correct जी? Cumulonimbus clouds develop from which among the following clouds? तो क्यूमुलोनिम्बस आप सबको पता है कौन से क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो क्यूमुलस कंजस्टस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस स्ट्रेटस क्लाउड्स, क्यूमुलस एंड ऑल्टोस्ट्रेटस क्लाउड्स एंड साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज द ए ओनली। करेक्ट। सो आंसर इज व्हाट? दैट इज ए। So now you can see on the screen, we have, of course, we are done with this particular exam, but in any case, if you are going to, अगर आपने जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इसका पैटर्न आप देख चुके हैं एग्जाम का, so yes, now it's time to आप लोगों को भी स्टार्ट करना है। एंड जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया, they are not satisfied कि नहीं, so yes, please start now only with your preparation for the next, because it's only the game of 6 months. So yes, we do have all the courses in the SSB crack exams, आप वेबसाइट पे जाएंगे, so you'll be see this all courses, आप इनमें enroll कीजिए। And whenever you are going to enroll in these courses, we do have this particular discount code जो कि है Warrior 10। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, you'll be getting the 10% off on this every course, किसी भी कोर्स पे आप अप्लाई कीजिए। So please enroll faster because yes, तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा टाइम यही है। अभी आप देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड कैसा आपका, अगर किन्होंने अटेम्प्ट किया है तो प्लीज डू अटेम्प्ट, एंड उसके बाद एनालाइज करने के बाद फॉर श्योर वी नीड अ प्रॉपर प्रिपरेशन। डन। चलिए यार, ओनली लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Ramsar wetland site is not situated in any of the union territories of India? तो 4 दी गई थी, होकेरा वेटलैंड था, पॉइंट कैलमरी वाइल्ड लाइफ थी और बर्ड सेंचुरी थी, सोमिरी लेक था और वुलर लेक था। एंड दिस इज द इजीएस्ट वन यू कैन हैव, तो बिकॉज बी, इट इज लोकेटेड इन वेयर, दैट इज इन द तमिलनाडु। ठीक है जी। सो आंसर इज व्हाट? दैट इज बी। चलिए जी, अ ग्रीक फिलोसफर इरास्टोस्थीन, ठीक है, ही मेजर्ड अर्थ सर्कमफ्रेंस बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ द सन रेज, और उसके अंदर उन्होंने 2 सिटीज को कंसिडर किया था एंड उसमें पूछा गया था कि वो कौन सी 2 सिटीज थे। अलेक्जेंड्रिया एंड सीन एंड ट्रॉय, अलेक्जेंड्रिया एंड ट्रॉय या अलेक्जेंड्रिया एंड द थीव्स। सो जो इसका आंसर है दैट इज द ए। सो ही कंसिडर्ड द 2 सिटीज, नाम था अलेक्जेंड्रिया एंड द सेम। डन। Which kind of the mass wasting process are commonly associated with the creep? अगर आपने, हमने ज्योग्राफी में mass wastings पढ़ी हैं, so creep is related to the slow movement of the soil। तो अगर आप ये देखते तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? दैट इज द डी, स्लो स्पीड विद द सोइल। मास वेस्टिंग क्या, इकट्ठा सब कुछ नीचे उतरेगा, बट या तो फास्ट आएगा या तो स्लो आएगा। बट व्हेन वी आर टॉपिक क्रीपिंग, क्रीपिंग क्या, धीरे 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 क्रीप करता हुआ चले। सो यस, दैट इज द स्लो स्पीड विद द सोइल। Now next is related to the atmosphere, headless cell, feral cell हम बहुत बार डिस्कस करते हैं।
तो इसमें लिखा गया था कि हेडली सेल्स आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न्स ऑफ अर्थ, and the next was the headless cells are formed because of the equator is heated more strongly by the sun that the other places creating the thermal circulations. तो yes, the answer is what, that is A. देखिए इसके अंदर A और B का थोड़ा कमीशन का वेट करना पड़ेगा, दोनों इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज व्हाट कि यस आपको पता है कि इक्वेटर है, ज्यादा गर्म होता है, मूवमेंट ऑफ द विंड तभी हमारी प्लेस लेती है। सिमिलरली पोल ठंडा होता है तो वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी तो पोल से इक्वेटर की तरफ चलती है। एंड इसी की वजह से हमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है, हमें जो सेल्स देखने को मिलता है, हेडली सेल, पैरेल सेल, ये सब आप जानते हैं। देन एंड ऊपर वाले में जो लिखा है कि की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न्स ऑफ द अर्थ। अब इस स्टेटमेंट को कमीशन कैसे कंसीडर, यस वी नो दैट इट इज नेसेसरी टू स्टडी अबाउट द विंड पैटर्न, कि विंड चलती कैसी, चाहे वो किसी की वजह से रीजन है। सो यस अभी वैसे मोस्ट प्रोबेबली आंसर शुड बी ए, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बी भी हो सकता है। सो यस वी हैव टू वेट फॉर द कमीशंस आंसर की फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, मैंने बहुत बार कहा था कि इस रिपोर्ट को प्लीज पढ़ के जाइए। एंड सबसे आई थिंक 2 लाइंस का ही क्वेश्चन पूछा गया था, पहली 2 लाइंस भी पढ़ी होती तो पूछा, अच्छा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट उनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो टॉप 3 में नहीं है। ऑप्शन में था अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो वैसे मैं आई थिंक क्वाइट ऑब्वियस आंसर वाज द महाराष्ट्र। अरुणाचल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश तीनों ही टॉप 3 में है, बट महाराष्ट्र इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ना नेक्स्ट इज की प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट वेदर मैप के ऊपर किस तरह से बताया जाता है। सो क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स है, वाइडली स्पेस्ड आइसोबार्स है, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स एट द पेरिफेरी, a set of 2 widely spaced isobars followed by 2 closely spaced isobars। तो आपको बताना था कि जब हमें मैप बनाना है और हमें दिखाना है स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, तो इनमें से कैसे हम दिखाएंगे। सो आंसर इज द ए, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स। एनसीईआरटी के अंदर मैप बना है और वहीं पे हाई प्रेशर एरिया में अगर आप देखोगे तो जो आइसोबार्स है वो एक दूसरे के पास आ जाता है, एंड दैट्स व्हाट सिग्निफाइज व्हाट कि हमारा ये कौन से एरियाज है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है जी। Which one of the following is not an example of a chemical weathering? We do know that we do have the chemical weathering and the physical weathering. तो एसिड एक्शन था, हाइड्रोलिसिस था, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ था, ऑक्सीडेशन था। सो ए और डी तो कंफर्म आपको पता था, हाइड्रोलिसिस वी आई डोंट थिंक सो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था। सो जो सी ऑप्शन था सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, दैट इज द टॉपिक, दैट इज द अंडर व्हाट, दैट इज द फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, इट इज नॉट द केमिकल वेदरिंग। चलिए नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑन द वॉल्केनोस, बट स्पेसिफिकली आर्क वॉल्केनोस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। So arc volcanoes are found near divergent plate boundaries, और सबसे पहला स्टेटमेंट ही यही गलत हो जाता है। आर्क वॉल्केनोज जो हमें मिलते हैं दैट इज नियर टू द व्हाट, कन्वर्जेंट। तो अब आपके पास बचता है सी और डी, तो आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ आपको देखना था कि थर्ड स्टेटमेंट सही है नहीं, बिकॉज सेकंड तो ऑलरेडी सही हो ही चुकी थी। देन बट आप पढ़ेंगे थर्ड स्टेटमेंट। तो सम ऑफ द हाईएस्ट वॉल्केनोज ऑन द अर्थ आर ऑफ आर्क टाइप्स, नोटेबली नेवाडो, ओजस, डी सलादो इन द चिलेन एंडेस। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत थी। और अगर आप सेकंड पढ़ेंगे, सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ द कोन शेप्ड स्ट्रेटोवॉल्केनोज सच एज माउंट फ्यूजी इन जापान, मायोन इन द फिलीपाइंस and the arc volcanoes. So yes, that is the correct statement, and इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा, is that 2 only. So answer is A only. ठीक है जी। Which one of the following statement regarding the S waves is not correct? तो S waves are slower than P waves. तो yes, तभी इनको P को जो है प्राइमरी वेव बोला जाता है, बिकॉज सबसे पहले क्रस्ट पे ऊपर यही पहुंचती है। Now next is that during an earthquake, S waves are less destructive. नहीं, S waves are more destructive. पूछा क्या गया, not correct. So आंसर क्या बन जाएगा हमारा B. ठीक है जी, बाकी स्टेटमेंट्स इसके सही है। S waves can travel only through solid, correct. And D, seismologists have concluded that the Earth's outer core must be liquid or the fluid. ठीक है, तो वो सिस्मिक वेव्स जो है इन्हीं के मूवमेंट के द्वारा हमने इसके बारे में पता लगाया था। Which of the following state is our part of the गंगा बेसिन? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। सो इजी वन, तीनों के तीनों स्टेट जो हैं वो गंगा बेसिन का पार्ट बनाती हैं। छत्तीसगढ़ भी है, हिमाचल भी है और राजस्थान भी है। Again, river system. Which peninsular river has a tributary named Kabini? So it's a Godavari, Krishna, Mahanadi या कावेरी। So काबिनी किसकी ट्रिब्यूटरी है? That is of the कावेरी। तो इंडियन रिवर सिस्टम से काफी अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं इस बार, नो डाउट। अगेन क्वेश्चन ऑन द एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव, बाजरा और रागी के ऊपर पूछा गया है। सो बाजरा को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात यहाँ पे उगाया जाता है, और रागी इज प्रीडोमिनेटली कल्टिवेटेड इन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दूसरे में सॉइल पूछ लिया गया था कि बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स, वेयर इज रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल इज सूटेड फॉर रागी।
अब बताना था, देखिए इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने, बिकॉज देखिए मिलेट्स हैं ये दोनों, एंड मैंने आपको पहले भी, मैं बहुत बार आपको बोलती थी कि देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको वही दिखेगा जहां पे आपका गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। तो देखिए गवर्नमेंट ऑलरेडी मिलेट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, इसीलिए आपके क्वेश्चंस में भी ये देखने को मिला है। सो इस आंसर इज बी, बिकॉज देखिए सॉइल बाकी जगह पे भी है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि ब्लैक सॉइल इन्हीं पर्टिकुलर जगह पे राजस्थान डन। ऐसी बहुत सारी जगह यहाँ पे जहाँ पे और ज्यादा मात्रा में या और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में हमें ये देखने को मिलती है सॉइल्स, बट नो दिस और बाकी, बिकॉज बाकी क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि वाई इन राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हम बाजरा इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। डन, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लैक सॉइल, तो कॉटन भी ब्लैक सॉइल का सबसे बेस्ट एक क्रॉप है, ठीक है। तो इंडिविजुअली दे आर करेक्ट बट दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच अदर। Which of the following peaks are situated in India? तो धौलागिरी, नामचा बारवा, कामेत and Makalu. So answer is what? That is 1, 2, 3. Makalu is not in the India. Correct? Which of the following statement regarding the river Rhine? तो देखिए फिर से river Rhine and that is the international river, Germany की river है। So देखिए क्या लिखा गया था, Rhine river is an important pathways for industrial activity in the northern Germany। ये statement बिल्कुल सही है। Port of Rotterdam is located at the mouth of the Rhine river, ये statement भी बिल्कुल सही है। तो yes, both 1 and 2 are the correct statements। With reference to the continent of Antarctica, कौन सी statement correct है? So it is larger than Europe in the terms of area, बिल्कुल सही statement। It has the highest average elevation as compared to all other continents, सही है। Mr. Mount Ross is the highest peak, no, we know the Mount Vinson, तो third को निकाल दो। So third eliminate, third eliminate, third eliminate, तो answer is what? That is A, ठीक है। So waters of the southern ocean, west wind drift moves in an anti-clockwise direction, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ थर्ड भी अगर आप एलिमिनेट करते थे, आपको पता होना चाहिए था कि हाईएस्ट पीक कौन है एंटार्क्टिका का। सो आंसर इज व्हाट? दैट इज 1 and 2 ओनली, मींस आंसर इज ए, ठीक है। लॉन्ग टर्म लो एमिशंस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एमिशंस, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था अ ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन अ जस्ट स्मूथ सस्टेनेबल मैनर, इंक्रीज्ड यूज इन अ बायोफ्यूल, क्लाइमेट रेजिस्टेंट अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स। तो आपको बताना था लॉन्ग टर्म लो एमिशंस डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या चीजें थी। सो यस, दिस वाज द इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन और इसका आंसर है 1 and 2 ओनली। तो मींस अ ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, एक तो ये चीज होना था, और दूसरा वो द इंक्रीज यूज ऑफ द बायोफ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल्स को हटा के हमें बायोफ्यूल्स का इंक्रीज करना था। सो दैट इज समथिंग रिलेटेड फॉर व्हाट? लॉन्ग टर्म लो इमिशंस को डेवलपमेंट करने के लिए, बिकॉज आप जानते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे हर एक कंट्री का फोकस है दैट इज इन द लो कार्बन इमिशंस और किस तरह से हम सस्टेनेबल की तरफ बढ़ते जाए। 5 ईयर प्लान के ऊपर हमें दो क्वेश्चन देखने को मिले। पहला क्वेश्चन था 12th 5 ईयर प्लान के ऊपर कि फोकस हमारा क्या है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी है, फूड वर्क प्रोडक्टिविटी, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस है। सो इज द आंसर इज ए, ठीक है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है मेन फोकस था 12th 5 ईयर प्लान का। पॉवर्टी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने की बात की गई थी इसके अंदर। डन। Next is the which of the following is not included in the capital account of the BOP, that is the balance of payments। तो FDI दिया था, commercial borrowings दिया था, invisibles दिया था, external assistance दिया था। So capital account का part जो नहीं है that is our C, invisibles, correct। So the balance of payments on capital account does not include foreign portfolio investment, net income transfers, done। बाकी सब चीजें जो है जो यहाँ पे mentioned है that are included। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस की है एंड इसमें लिखा गया था कि एनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एक्सपोर्ट्स और इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो इट्स आत्मनिर्भर भारत स्कीम। तो इसका जो आंसर दो स्टेटमेंट्स दी गई थी और इसका आंसर होगा सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ये बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ठीक है जी। सो देखिए स्कीम्स आपने देखा होगा, अभी तक आपने नोटिस किया होगा इतनी देर में कि स्कीम्स, ठीक है, मिशंस या कोई एक्ट गवर्नमेंट के हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अराउंड 29 क्वेश्चन हमें करंट अफेयर से देखने को मिले हैं एंड ये कोई छोटे कम क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। चलिए जी, परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। दिस इज द टर्म इन द पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स, ठीक है, फर्म्स इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन। तो ऑप्शन में क्या था? द मार्केट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, द मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, द मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग टर्म, द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, तो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Which one of the following taxes is not included in the central pool to be shared with the states? Done according to the Finance Commission का recommendations।
पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, सरचार्ज एंड सेस या एक्साइज ड्यूटीज? तो इसका जो आंसर है दैट इज द सी, सरचार्ज एंड सेस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई हैं. Which one of the following dimension is not included in the human development index? ये इतना ज्यादा फेमस टॉपिक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक सो आपने गलत किया होगा. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मोर्टेलिटी रेट है. तो इसमें से जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज नॉट अंडर द डायमेंशन. बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग तीनों ही इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन बनाते हैं इसका. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज देयर आर ओनली 2 नॉर्मल गुड्स. तो देखिए आपको पता होना चाहिए था कि व्हाट आर द नॉर्मल गुड्स. आई थिंक मैराथन क्लासेस में भी हमने इसको डिस्कस किया था नॉर्मल गुड्स को. तो इसमें बोला गया था कि मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही गुड्स हैं, दैट इज द एक्स एंड वाई. और एक्स का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा? तो नॉर्मल गुड्स में आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज है कि जैसे ही नॉर्मल गुड का प्राइस इंक्रीज होता है उसकी डिमांड डिक्रीज होती है. तो देखिए डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है. सी और डी में दोनों में इंक्रीज लिखा है तो इनको तो निकाल दो. नाउ इट वाज अबाउट द वाई, तो इसमें आंसर बन जाएगा हमारा ए. वाई के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पे कुछ इसके बारे में मेंशन ही नहीं है. ठीक है जी. If the price index increased from 100 in 2021 to 110 in 2022 to 132 in 2023, then the rate of inflation is what? ठीक है, तो 100 था 2021 में एंड 110 हुआ 2022 में, 132 में 2023 में. सो जो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा दैट इज द 32%. करेक्ट आंसर इज व्हाट? दैट इज बी. नाउ दिस वाज द क्वेश्चन ऑन द रंगराजन कमेटी. ठीक है, मेथोडोलॉजी. तो उन्होंने पॉवर्टी मेजर करने के लिए क्या क्या बोला गया था उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था. सो फूड कंपोनेंट था, नॉमिनेटेड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर था, ठीक है, एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स के ऊपर. देन अ बिहेवियरली डिटर्मिन्ड एक्सपेंडिचर फॉर अदर नॉन फूड आइटम्स. तो आपको बस देखना था कि रंगराजन कमेटी ने जब पॉवर्टी कैलकुलेट करने की बात की थी तो इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो डाली गई थी कंपोनेंट मेजर करने के लिए या नहीं. तो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही चीजें रंगराजन कमेटी ने रिकमेंड की थी फॉर द पर्टिकुलरली डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन. करेक्ट. Which one of the following is not a fund managed by National Investment and Infrastructure Fund Limited? Master Fund, Fund of Funds, Strategic Opportunities Fund, Global Investment Fund. तो I think this was the easy question. टर्म पढ़ के ही आपको समझ आ जाना चाहिए था कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड जो है दैट विल नॉट बी गवर्न्ड बाय दिस. ठीक है, सो आंसर इज डी ओनली. Pandit Deendayal Upadhyay National Welfare Fund was established with the view to help which one of the following groups? Again scheme based question है कि ये जो पर्टिकुलरली हम फंड लेके आए हैं ये किसके लिए है? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या वॉर विडोज के लिए. तो आंसर क्या है? दैट इज द सी, स्पोर्ट्स पर्सन इज द राइट आंसर. ठीक है. Which one among the following item comprises the major portion of revenue expenditure of the Union Government of India? सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या डिफेंस सर्विसेज. तो जो यूनियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा शेयर किसका है? सो इट इज द इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी जो रिसेंट वुमेन बैडमिंटन टूर हुआ था, ठीक है, तो जिसमें एशिया टीम चैंपियनशिप के अंदर, तो बस आपको बताना था कि जो नीचे 4 दिए गए थे उनमें से कौन सा टीम का पार्ट नहीं था वुमेन बैडमिंटन में. ऑप्शन था पीवी सिंधु, देन ट्रेजर जॉली, अनमोल खरब एंड द साइना नेहवाल. So it was quite easy. Saina Nehwal was not a part of this particular tournament. D is the right answer. Which of the following statement related to the Indian medicine system is not correct? Siddha system is a holistic system of medicine. Suwa Rigpa has been a practice in the Himalayan region. Unani system of medicine has been dissociated from the Ministry of Ayush. Sushruta Samhita is a major source of Ayurveda. तो अगर आप C पढ़ेंगे, Unani system of medicine has been dissociated. So no, it is not the done. So answer is C. Not correct कौन सा होगा? That is the C. Which one of the following again the निष्ठा scheme? और जैसे अगर आपको निष्ठा scheme अगर आपने हमने डिस्कस भी किया है, so that is basically a teacher training program. तो बिना पढ़े आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा? दैट इज द बी. इसका सिविल सर्वेंट से या दिल्ली पुलिस से, पार्लियामेंट से कोई भी लेना देना नहीं है. सो आंसर इज व्हाट? दैट इज द बी. चलिए जी, दिस वाज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली कि ब्रिक्स कंट्रीज ली थी और एक तरफ से लिखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी रिलीज करता है, तो रैंकिंग के ऊपर आपको इनको अरेंज करना था एंड दैट वाज, एंड यहाँ पे एक और पॉइंट डाल दिया था, दैट वाज द असेंडिंग पार्ट. ठीक है, सो असेंडिंग वे में आपको इसको ऑर्गेनाइज करना था. चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. सो आंसर बन जाएगा आपका इसमें ए. ठीक है जी. सो 2 5 4 1 3 इट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर. ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा.
चलिए जी, इंडिया हैज साइंड अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद एफ्टा विच इज अ रीजनल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 4 countries. Which one of the following countries is not a member of this group? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, इंग्लैंड। ठीक है, तो आपको 4 कंट्रीज पार्ट थी, तो इसका पार्ट कौन नहीं है? दैट इज द इंग्लैंड इज द राइट आंसर। ठीक है जी। Which one of the following countries shares the territorial boundary with both Russia and Ukraine? 4 कंट्रीज की दी गई थी, इस्टोनिया है, लातविया है, बेलारूस है, पोलैंड है। आपको वो कंट्री निकालनी थी जिसके रशिया के साथ भी बाउंड्री है और यूक्रेन के साथ भी बॉर्डर शेयरिंग है। सो इनमें से जो कंट्री है दैट इज द बेलारूस, जो दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इन जून 2024 इंडिया ने साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूएस, किस चीज के लिए? इंडियन रेलवेज को सपोर्ट करने के लिए, फॉर व्हाट? नेट जीरो कार्बन एमिशंस के लिए। आपको बताना था कौन सा ईयर टारगेट किया गया है, 2030, 40, 50, 70। सो द आंसर इज 2030। 2030 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिशन इन द रेलवेज के लिए इन्होंने टारगेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द पीएम जनमन स्कीम, एंड इसमें बोला गया था कि ये किस चीज के लिए, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया था कि दिस स्कीम वाज फॉर इलेक्टोरल लिटरेसी। सेकंड में लिखा गया था कि पंचायती राज के रिलेटेड है। तीसरे में लिखा गया था कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स प्रॉपरली अच्छे से मिले उसके लिए है। और डी इज किसके लिए क्या लगा है कि जो बेनिफिटिंग माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। सो पीएम जनमन स्कीम दैट वाज वेरी मच इन न्यूज एंड बहुत बार डिटेल में हमने भी डिस्कस किया है। सो आंसर विल बी व्हाट? दैट इज द सी, स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिटिंग एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो अदरवाइज ऑल्सो यू नो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एंड स्कीम्स इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा क्वेश्चन स्कीम्स के ऊपर, वो भी डिटेल में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कीम पूछ लिया किसने लॉन्च किया किसने नहीं, बट काफी डिटेल में हमें क्वेश्चंस देखने को इसके अंदर मिले हैं। डन। चलिए जी, देन अब इसमें दिया गया, इसमें भी आपको निकालनी थी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सागर सेतु के बारे में पूछा है, हरित सागर के बारे में पूछा है, सागर मंथन के बारे में पूछा है और कोस्टा सेरेना के बारे में पूछा है। तो सागर सेतु के बारे में जो लिखा है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिल्कुल करेक्ट है। हरित सागर के बारे में लिखा गया है जीरो कार्बन एमिशन गोल, ये भी सही है। नीचे अगर आप देखेंगे कोस्टा सेरेना दैट इज ऑल्सो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर इन इंडिया, वो भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट इफ यू विल सी द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज द सागर मंथन, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द फिश एंड प्रोडक्शन। सो यस द आंसर इज व्हाट? दैट इज द सी। ISRO in studies has revealed that there is a 178% increase in the size of Gefang Ghat Glacier Lake. ठीक है जी। तो ये कौन कहां पर लोकेटेड है, कौन सी स्टेट है? यूटी में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। सो यस द आंसर इज व्हाट? दैट इज द हिमाचल प्रदेश। ये जो कहां लोकेटेड है ये लेक, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश एंड दिस इज टाइप ऑफ अ ग्लेशियर लेक। Which of the following states are common to Bruyang Agreement, NLFT Agreement, Tripartite Agreement with the Tripura? तो देखिए 3 एग्रीमेंट्स निकाल दिए थे और आपको देखना था कि इनमें से कौन सा जो है तीनों का पार्ट है। सो त्रिपुरा, असम त्रिपुरा, त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर मिजोरम। तो ब्रूरियांग अगर एग्रीमेंट आपको याद होता तो आप आंसर अच्छे से दे सकते थे। दैट वाज द त्रिपुरा एंड द मिजोरम इज द राइट आंसर। Which of the following movie won the 96th Academy Award 2024 in the Best Picture category? Anatomy of an Fall, Oppenheimer, Barbie या Killers of the Flower Moon? So the answer is what? That is the B, Oppenheimer. ठीक है, so answer is what? That is the B, Best Picture Award. And आपको पता है इसी particular picture को हमें 7 awards हमें देखने को मिले थे. We have discussed it in the class, correct? India's first dedicated OPD for the transgender was opened at which one among the following hospitals? So yes, this was the RML Hospital, Ram Manohar Lohia Hospital in New Delhi, जिसके अंदर डेडिकेटेड ओपीडी खोला गया था फॉर द ट्रांसजेंडर्स। करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द INS Taramugli, done to fast attack craft commissioned by Indian Navy, commissioned at Naval Dockyard Visakhapatnam. It was given by the government of India to Sri Lankan Naval Force in 2006, supposed to be used for coastal surveillance. तो इसका जो आंसर है that is what? That is the C. Done. Which one of the following resolution in the final agreement reached at COP28 is associated with the target of achieving net zero by 2050? तो ऐसा कौन सी चाहिए रेजोल्यूशंस मेंशन थे 28 तक, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 है उस तक पहुंची गई है। सो फॉसिल फ्यूल फेज आउट है, मीथेन एमिशन कट्स है, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन है, क्लाइमेट रेजिलियंस है। तो द आंसर इज व्हाट? दैट इज द ए। एंड इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड यस, अगर हम बात करें कि क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव कैसे रहे, सो नो डाउट जो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिटेल में टफ किया गया, उनको डिटेल पूछी गई है। सो आपको एक डिटेल नॉलेज होना काफी जरूरी है।
हिस्ट्री जितना एनडीए सीडीएस 1 में टफ किया गया था उतना भी सिंपल है, बिकॉज टर्म बेस्ड क्वेश्चन काफी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी वाज क्वाइट इजी, ठीक है, बट पॉलिटी में थोड़ा सा डिटेल एंड जो एक अब अनटच्ड एरियाज है वहां से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे आर्टिकल्स हैं। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है, अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स एंड ऑल, इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, जो एनडीए सीडीएस 1 ने काफी अच्छे से बता दिया था हमें। सीडीएस 1 का अगर आप पेपर देखेंगे, केस इकोनॉमिक्स का जरूर बढ़ता ही बढ़ता है, यस वी सी देयर कि यस क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो आई होप यू ऑल हैव डन गुड इन द सेक्शंस एंड की देखने के बाद फॉर श्योर आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छे से बिल्ड हुआ होगा। सो नाउ ऑन योर स्क्रीन, अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करें, सो यू डू हैव टू नाउ द, बिकॉज 6 महीने सारे रह गए आपके पास, सो यू कैन एनरोल विद द कोर्सेज, ठीक है जी, सीडीएस के। एंड जो अभी है इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है, हर महीने बैचेस बैठते हैं, बिकॉज इट रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो यू कैन एनरोल इन इंटरव्यू, डन। एंड ऑल कोर्सेज एनडीए सीडीएस देन सीडीएस ओटीए एफकैट, जितने भी एग्जाम्स है सारे के सारे रिलेटेड टू द डिफेंस, वी डू हैव कोर्सेज फॉर देम। सो एनरोल, एंड जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप एनरोल ना करना भूलें। एंड जैसे आप इससे अप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। So that's all for this particular analysis of the CDS 2 2024 and I just hope and expect कि आपके बहुत अच्छे results हमें देखने को मिले। So that's all for this particular analysis. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।